Hello, everybody, and welcome back to our series of literary theory that we are reading from the book Literary Theory and Cultural Studies by P.K. Nair, Pramod K. Nair. And we are towards the end of the second chapter, which is post structuralism. And we were exploring postmodernism along with post structuralism. And today we'll move forward and talk about Julia Christopher and the flows and deterritorialization. And we'll try to end this chapter today. Um, do follow the channel and please share this series with others so that it survives through the book. Let's start. Julia Christopher and the Cora. In the previous chapter, we had established Christopher, and we, saw that in more detail. It will be explored in the chapter, and here it is now. Christopher rejects the humanist idea of the subject, arguing that this human subject is seen only as male, unified, and coherent when the subject can actually also be female, multiple, and fragmented. Okay, there was this another topic here I think we didn't talk about, which was subject, subjectivity, and post structuralism. They talk about who is a subject. तो जैसे फूको है, डेरिडा है या डिकंस्ट्रक्शन है पूरा, दे हैव हैड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसेस ऑन एंड रेजोनेंस इन कल्चरल थ्योरी, साइकोएनालिसिस, लिटरेरी स्टडीज, सब जगह इनका इन्फ्लुएंस रहा है। तो फूको ने हमें डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किस तरह से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे। इफ यू रिमेंबर फूको, हमने बात की थी कि किस तरह से डिस्कोर्स क्रिएट होता है या किस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कोर्स ऑफ पेट्रियार्की में सब्जेक्ट कौन है, फीमेल। या फिर डिस्कोर्स ऑफ द डॉक्टर, सब्जेक्ट क्या है वहां पे, सिक, insane, child, criminal. They are constituted within discourse. So Foucault's work might be seen as the epitome of the post-structuralist theory of the subject. जब हम सब्जेक्ट की बात करें तो फूको comes into the play. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू में सब्जेक्ट इज नॉट अ कोहेरेंट सेल्फ। रिमेंबर, सब्जेक्ट टॉप वाला नहीं है। इट्स सब्जेक्ट इज नॉट अ कोहेरेंट सेल्फ। सब्जेक्ट डज नॉट कंटेन एन इसेंस, उसका अपना कुछ भी नहीं है। अनलाइक द अदर सब्जेक्ट, जब हम फेमिनिज्म करेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। वहां पे सब्जेक्ट इज समबडी विथ पावर एंड द वुमन इज द अदर subject. Subjects insert themselves into roles and subject positions already available to them in discourses. Therefore the subject is constructed within discourse. ठीक है, तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात करते हैं इसकी। when the subject speaks, he is inserted into the discourse. हम लकान को आगे चल के देखेंगे थर्ड चैप्टर में, और फिर एल्थ्यूजर की बात करेंगे, वहां उन्होंने भी बात की है सब्जेक्ट की मार्क्सिज्म में। सो सब्जेक्ट है वो एंटर्स इनटू आइडेंटिटी when he or she enters into language and discourse. जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो लैंग्वेज में घुसता है, लैंग्वेज उसको आनी शुरू हो जाती है, बात करना शुरू करता है, तब सब्जेक्ट एंटर करता है अपनी आइडेंटिटी में, वो आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है। इन्हीं सब अजम्पशंस पे बेस करके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स लाइक जूडिथ बटलर डेवलप्स थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट विद इन डिस्कोर्स एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट सब्जेक्ट पोजिशन। ठीक है, यहीं पे आती है जूलिया क्रिस्टोफर, जिनका पहले का वर्क स्ट्रक्चरलिज्म में था, एंड प्रोवाइड्स अ न्यू अप्रोच टू द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर इज एज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय डेरिडा एज बाय लाकान। अब ये क्या कहती हैं, जो आइडिया है सब्जेक्ट का, ह्यूमनिस्ट आइडिया, उसको रिजेक्ट करती हैं, आर्ग्यूइंग दैट दिस ह्यूमन सब्जेक्ट इज सीन ओनली एज मेल, यूनिफाइड एंड कोहेरेंट। नाउ दिस इज द अदर सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट इज एट द हायरार्की में अपर पोजिशन में, जबकि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, फ्रैगमेंटेड, मल्टीपल, फीमेल। द साइकिक apparatus, she argues, is contradictory. The unconscious is undeterminable, illimitable, and ungovernable, or simply unknowable. This is disruptive of, and any idea of a coherent human can only emerge from a deliberate glossing over of this unconscious. तो सब्जेक्टिविटी क्या है, हमेशा डिवाइडेड रहती है, कॉन्ट्रोडिक्टरी रहती है। वही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वाला पूरा डेरिडा से इन्फ्लुएंस होकर ये बात आ रही है यहाँ पे। अनफाइनलाइजेबल है सब्जेक्टिविटी भी, कोई फिक्स्ड नहीं है।
Subject is always decentered, X-centric. It rebels against liberal humanism's view of the subject as rational, cogent, and logical by showing how it is unconscious, radically over other and coherent. So it is always becoming, कोई फिक्स नहीं है, वो प्रोसेस में है कुछ बनने के, radically other and incoherent. So it is always becoming in process. With Lacan and post-structuralism, the is formed after entry into language. लकान ने क्या कहा, पहले मिरर स्टेज आती है, फिर सिंबॉलिक स्टेज आती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उन्होंने कहा था सिंबॉलिक स्टेज जब आती है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने लैंग्वेज सीख ली है। मम्मा, ये पापा, ये मैं हूँ, आइडेंटिटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। उससे पहले बच्चे को लगता है कि मैं और मम्मा एक ही हैं, हम एक ही हैं। लेकिन जब वो लैंग्वेज में आता है तब वो डिस्टिंग्विश करना शुरू करता है। तो लकान के लिए दैट इज़ व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इंटू लैंग्वेज। अब क्रिस्टोफर, Lacan or post-structuralism के according, subject is formed after entry into language, what Christopher calls a speaking body. वो तो speaking body है, लेकिन क्रिस्टोफर सजेस्ट करती है कि एक मटेरियल बॉडी भी होती है, and that also becomes a meaningful self before and beyond the symbolic language. कि मतलब जब बच्चा बात करना शुरू करता है, जरूरी नहीं है तभी वो कम्युनिकेट कर रहा है, उससे पहले भी तो करता है। कैसे? टच, जेस्चर्स, स्माइल, क्राइंग। अदरवाइज पेरेंट्स को कैसे पता चलता है कि अभी बच्चे को क्या हो गया? कभी कभी नहीं पता चलता बट कभी पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द जेस्चर्स ऑफ द बॉडी। सो क्रिस्टोफर proposes a pre-mirror stage. It doesn't mean कि वो फर्स्ट स्टेज है। प्री मिरर स्टेज इज अ प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, मतलब जब एक्चुअल लैंग्वेज से पहले। एंड दैट इज व्हाट शी टर्म्स एज, प्लीज रिमेंबर द टर्म, सेमियोटिक। It is the language of the flesh, tears, blood, milk, feces. The semiotic is the stage of the body, laughter, sound, touch. And these are forms of signification that precede, and this is important, what we see as symbolic. The mother child interaction is an example of this kind of semiotic, or what Christopher terms as Cora. इसी चीज को मदर चाइल्ड का जो इंटरेक्शन है, ये semiotic जो है, उसको टर्म दिया है कोरा। So Christopher writes of the moment of infantile laughter and pre-symbolic interaction, the imprint of an archaic moment, the threshold of space, the cora as primitive stability, markers of something in the process of becoming stability. So cora kya hai? It is the mother's body and in the space of interaction of the mother's body and the child. Pre-linguistic, बट स्टिल अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। लैंग्वेज में एंटर नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एक मीनिंग बन रहा है उस चीज से। ठीक है। However, Christopher goes beyond this primordial stage of Cora and the pre-symbolic subject. Having discussed a form of the subject that is rooted in the flesh and body, she proceeds to unpack the cultural languages, discourses, and structures that restrain this primordial subject. And here one can see traces of the Freudian influence, especially from civilization and its discontents, that never really disappears from Christopher. तो ये सब बातें तो उन्होंने कर ली, कोरा की बात कर ली, प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज की बात कर ली। अब फिर जाके वो कहती है कि कल्चरल भी एक लैंग्वेज है, कल्चरल लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है, डिस्कोर्सेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो इस प्रीमोडियल सब्जेक्ट को रिस्ट्रेन करता है। और यहाँ पे फ्रॉइडियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। So she points to the cultural prohibitions and taboos. For example, अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड ने रिप्रेशन की बात की है या इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की है। वो कहते हैं पहला रिप्रेशन जो एक बच्चा रिप्रेस कर देता है, कोई एक ऐसी चीज वो है, वो जो इडिपस कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग्स है। टॉकिंग अबाउट अ मेल चाइल्ड, व्हेन द मेल चाइल्ड हैज feelings for the mother, feelings actually is not a correct word, I can't find a correct word। उस बच्चे को लगता है कि ये बस मेरी है मम्मा। और ये एक्चुअली आपको दिखेगा जब बच्चा एक छोटा है तो अगर एक वुमन अपने हस्बैंड का हाथ भी पकड़ ले ना तो वो बच्चा ऐसे बौखला जाता है, उसको लगता है भाई तू है कौन, तू चला जा यहाँ से टू द फादर। एंड दैट दे आर द साइंस ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये कहते हैं लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो शर्म,
आने लगती है, क्योंकि उसको पता चलता है सोसाइटी में बैठ के कि ये अलाउड नहीं है, ये टैबू है। शी इज़ माय मदर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर फॉर माय मदर इज़ माय फादर, एंड देयरफॉर ये जो फीलिंग्स हैं उसके अंदर टुवर्ड्स द मदर इज़ रिप्रेस्ड। प्रोहिबिशंस एंड टैबूज़, ये किसी ने उसको आके बताया नहीं, ये अपने आप लर्न हो गया फ्रॉम दैट कल्चरल लैंग्वेज। Rituals of purification as marking the normative subject. If the Kora was about the bodily, the subject of culture is about restraining the bodily, expelling the impure, organizing the experiences of the flesh. Christopher argues that this is the semiotic stage. Subjectivity is a constant oscillation and contest between the carnal, bodily, semiotic, and the cultural, symbolic. This kind of unstable subject is what Christopher terms as subject in process. तो subjectivity बनी नहीं है, हम इधर उधर चलते रहते हैं, oscillate करते रहते हैं. So both Judith Butler and Christopher posit a subject that is unstable, shifting, and conflict ridden. आगे चलते हैं. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फ्लोज एंड डिटेरिटोरियलाइजेशन. यहां पे बात आती है दो लोगों की, डेल्यूज एंड गुटारी. टू डिस्क्राइब, हमने डेल्यूज की बात की थी जब हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे थे, बॉडी आर्ट की बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि रियल और अनरियल में डिफरेंस करना ही क्यों है, क्योंकि कुछ भी रियल तो है ही नहीं, रियल तो सिर्फ आइडिया है, टेकिंग फ्रॉम प्लेटो. तो टू डिस्क्राइब कनेक्टिविटी एंड एंडलेस proliferation of machines, ये लोग मशीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिखाने के लिए कि कुछ भी सेंटर्ड नहीं है, एवरीथिंग इज, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, इट्स नॉट फिक्स, इट्स डिसेंटर्ड. तो ये डिटेरिटोरियलाइजेशन की बात करते हैं. Machines, Science and Power, deterritorialization captures the postmodern, post-structuralist thinking about authority, power and space. अब क्या बोलते हैं Deleuze and Guattari argue that machines have no center. आप खुद सोचो, मशीन है, कोई गाड़ी है, गाड़ी मशीन है, उसका कोई सेंटर है? आप कहोगे ये जर्मन मेड गाड़ी है, कि तो क्या सारी चीजें उस गाड़ी की, इंजन से लेके टायर से लेके उसकी बॉडी से लेके उसके पेंट तक, क्या वो एक ही जगह पे बनता है क्या? नहीं ना. हो सकता है इंजन जर्मन हो, पेंट इंडियन हो, टायर्स इंडियन हो, कोई कहीं और का हो, यूरोपियन हो. देयर वेरी बीइंग इज इन प्रोलिफरेशन, कनेक्शंस एंड ट्रैवर्सल्स ऑफ स्पेस. उनका होना, एक गाड़ी का होना, it's all about connections, it's all about traversals of space, because one thing is being made at one place, the other thing is being made at another place, another at another place, and they're all being combined at one place, all of these different parts of a machine. Deterritorialization is the process through which machine becomes something other than itself. What is it? It's a series of connections, it's a series of assemblages and negotiations. It has no central self, it's only a series. To put it differently, a machine is an assemblage. Its self lies in being open, endless, proliferating, not closed, not coherent, not limited. Here they distinguish between a machine and an organism. एक ऑर्गेनिज्म, वो लिमिटेड है. एक ऑर्गेनिज्म वो सेल्फ कंटेन्ड है, क्लोज है. जैसे हम अलग अलग जगह पे, हमारी मुंडी कहीं और, हाथ कहीं और बन के हम असेंबल नहीं हो रहे हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं. लेकिन एक मशीन हैज इट सेल्फ ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग एल्स. अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया है हैमर का. हैमर की तभी जरूरत है जब आपने कील को ठोकना है ना. ऐसे अगर आप वो कील नहीं है तो आप हैमर का, किसी का सिर फोड़ोगे तो भी सिर की जरूरत है. सो हैमर का जो इंपॉर्टेंस है, इट इज ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर थिंग, right? So a hammer comes into being when it is used by a hand to hit a nail. Its very existence as hammer depends on this connection with hand and the process. Otherwise, it is simply a block of a wood and a metal head, और कोई उसका काम नहीं है. Deterritorialization was also used to describe affect and emotions. So Deleuze and Guattari argued that affect constitute lines of flight, a series of affective responses. अलग अलग रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, दैट डज नॉट स्टे रिस्ट्रिक्टेड टू द ओरिजिनल बॉडी और इवेंट. डिटेरिटोरियलाइजेशन डिस्क्राइब्स बिकमिंग, वही जैसे सब्जेक्टिविटी की अभी बात की, वैसे ये भी
It's becoming, it's a process, it's a movement. It's not finite event or a thing, right? It is also linked to an important concept in Deleuze and Guattari, that of repetition and difference. Capitalism channel, channelizes desire into production and commodity relations. All social relations, which are the product and site of desire, are reduced to commodity relations. And this is deterritorialization. लेकिन कैपिटलिज्म रीटेरिटोरियलाइज भी करता है डिजायर्स को. How? By focusing every and all desire into the Oedipus complex and the nuclear family. So Deleuze और Guattari argue करते हैं that to repeat a play of Shakespeare, चाहे आप अब शेक्सपियर को आप कर रहे हो ना रिपीट, आप मूवीज बना रहे हो, आप अडेप्ट कर रहे हो उसको, आप प्ले को अलग तरह से अडेप्ट कर रहे हो, टू is to repeat differently. So we grasp a whole new experience and meaning different from the original. Shakespeare's play is its untimely nature, a term that they both have used. It intrudes upon the present, breaks our continuity. It affects our it affects the present by bringing the past into it. Clearly, Deleuze and Guattari are interested in flows, कि कोई चीज एक जगह पे नहीं रह रही है, कनेक्ट हो रहा है, आगे चल रहा है, सीरीज है, एक फ्लो है, rather than in closed systems. So the untimely is repetition with difference, deterritorialization as lines of flight. In contemporary social, cultural, and political theory, these ideas have been used to describe capitalism. Capitalism as a series of flows extends and expands beyond its origins. It's disruptive. It is disruptive and uncontrollable, and exists because it is connected with the local specificities and events. These flows are also flows of desire. एंड इन्होंने वर्क लिखा एंटी इडिपस. इनको कोई खास दिलचस्पी नहीं थी फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स में, तो इन्होंने एंटी इडिपस लिखा. डिल्यूज एंड ग्यूटारी रिजेक्ट फ्रॉइड्स थ्योरीज ऑफ डिजायर एज लैक. कि डिजायर, लकान भी लैक की बात करते हैं कि डिजायर पैदा होती है किसी चीज की कमी से, किसी लैक से. इंस्टेड दे आर्ग्यू दैट डिजायर मस्ट बी सीन एज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव. Desire is a desiring machine that is linked to social forces and structures. So the unconscious and sexual drives are the desiring machines. The desiring machine produces a line or flow, जैसे वही हमने machine की बात की, or flow of desire that intersects, it merges, and it conflicts with social forces. So Deleuze and Guattari use a mechanic model to describe this process. Ki there are no desiring machines that exist outside the social, machines that they form on a large scale, and no social machines without the desiring machines that inhabit them on a small scale. इतना ही है. दे रिजेक्टेड साइकोएनालिसिस का जो एम्फोसिस था ऑन द फैमिली. दे आर्ग्यू कि जो फैमिली है इट मस्ट बी वाइडन्ड आउट टू इंक्लूड द सोशल. हाँ, the context might seek order, linearity, and but the self equally constantly pushes the drives. The self is a territory constantly fought over by the social forces. अब जैसे हम हैं, हमारी एक टेरिटरी है, लेकिन उसको हम over and over we are being fought by the social forces and the desires. They posit a body without organs, BWO, a site of this contest where the drives and the social forces seek the upper hand. हम लोग वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फोर्सेस ना. हम सोसाइटी क्या सोचेगी, मैं ये नहीं पहन सकती, मैं वो नहीं कर सकती. बॉडी विदाउट ऑर्गन्स इज कंस्ट्रक्टेड एंड reconstructed endlessly. So, with this, the self is constantly shifting, resisting, and expressing. Such a subject is a nomad. Deleuze and Guattari propose nomadology as an alternative to the tightly organized, repressive, and linear social forces of history, the mechanic age, the biomedicine, the law. उनके लिए सब्जेक्ट क्या है? एक साइट of directionless, unorganized flow of drives.
a site of social forces, the territory of the battle between the above two. अगर आपने डेल्यूज गिचारू को पहले नहीं पढ़ा है तो आई वुड रेकमेंड कि इसी को आप 2 बार सुनें, 2 बार पढ़ें, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है? I'm going to move forward now. Post structuralism, postmodernism, and narrative. Post structuralism, with its notions of जो उन्होंने बात की है डिफरेंस टेक्सचुअलिटी इंटरटेक्सचुअलिटी की ये सारी जो बातें इन्होंने कही हैं नोशन ऑफ अ डिस्ट्रॉयड द नोशन ऑफ अ सिंगल ऑथर मीनिंग और टेक्स्ट है ना आप कोई सिंगल ऑथर कोई सिंगल मीनिंग या सिंगल टेक्स्ट नहीं है बाय पोजिशनिंग multiplicities, lines of flight, openness, rhizomes, reproductions, and anti totality, postmodernism proposed fragmentation, freedom, and simulation. Contemporary fiction from the late 1980s has often adopted some of these insights as exemplified in the work of Umberto Eco. Please note Donald Bartholomew, John Barth, Pynchon, Milan Kundera, Marquez, DeLillo, Salman Rushdie, Irvine Welsh, Graham Swift, Martin Amis. ये सारे authors destroy our views of what a text is and what the author means. क्योंकि इट्स एंडलेस सीरीज है पूरा दे आस्क अस टू ट्रस्ट देयर अथॉरियल वॉइस कहते हैं हम पे विश्वास ना करो एंड दस टेक अवे आर सर्टेनिटी इन द टेक्स्ट तो हम किस पे रिलाई हो गए अपने पे so these are the features of the postmodern post-structuralist narrative form thinkers like Brian McHale, please note the names, and Linda Hutcheon have explored the numerous narrative consequences of these developments in theory. Postmodern narratology and narrative theory examines the nature of these contemporary, some older narratives जैसे कि ट्रिस्टम शैंडी, जॉयस का यूलिसिस ये सब मॉडर्न एज के थे स्टर्नो से भी पहले पोस्ट मॉडर्न का ये ऊपर वाले जो नाम थे अभी द टू फेवर्ड टेक्स्ट इन बोथ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद इन द फ्रेम्स proposed by these theories. Note the following features. There is absence of one consistent point of view. आपको ये पोस्ट मॉडर्न वर्क्स में एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा नरेशन शिफ्ट होता रहेगा सो यू नॉट श्योर कि किसका नरेशन ठीक है द मर्जिंग ऑफ फैक्चुअल हिस्ट्री एंड फिक्शन जैसे कि स्विफ्ट ने किया है वाटरलैंड में मर्जिंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी जैसे सलमान रश्दी ने किया है या मार्क्वेज ने किया है the mix of popular or mass culture and high cultural elements so that no hierarchy of cultural practice is allowed. Rushdi's use of Hindi film songs, but also the opera. The fragmented nature of narrative, where जहाँ पे कोई linearity नहीं है, कोई cause and effect sequence नहीं है, ठीक है? For example, Alan Selig का The Trotternama. Recipes and other stories merge. A sense of play within the narrative, teasing the reader without offering चिढ़ा रहे हैं बस रीडर को कोई खास मीनिंग दे नहीं रहे हैं the mixing of absurdist folkloric elements the writing drawing attention of to the act of writing itself कि हम लिख रहे हैं जैसे कि मार्टिन अमिस करते हैं use of different formats for storytelling जैसे लेटर के फॉर्म में डायरी के फॉर्म में etc. Fine. Post structuralism and the theory of minor literature you have to read it ठीक है आई एम गोइंग टू मूव पास्ट इट प्लीज गिव इट अ रीड एंड लुक फॉर इंपॉर्टेंट नेम्स कि डेल्यूज ग्युटारी ने काफका पे बात की है तो क्या बात की है उन्होंने क्यों काफका को माइनर बोला क्यों क्योंकि चेक राइटिंग किसी और की लैंग्वेज में विदाउट स्टैंडर्ड्स विदाउट डेफिनेशन बहुत सिंपल है जस्ट गिव इट अ रीड ठीक है The next session, we are going to start with the third chapter, which is psychoanalysis. So once again, I ask you to share the series with others that you know. They might be benefited out of it. Maybe you have groups of your MA or whatever courses you are in. So do share this and help this grow. Thank you. I will see you in the next one.